आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत आपसे एक ब्लैक एंड व्हाइट सवाल के साथ। सीधा सा सवाल है, देश का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा जिसे आप हर जगह देखते हैं, या फिर नेहरू वाला तिरंगा? तिरंगा पूरे राष्ट्र का है या सिर्फ एक खानदान का है? यह सवाल है। देखिए, आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक में भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, और दूसरे में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तिरंगा हाथ में लिए हुए खड़े हुए हैं। अगर आपसे कोई कहे कि अपना तिरंगा आप अपने डीपी में लगाइए या आप अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर कहीं पर लगाइए, तो आप इनमें से कौन सी तस्वीर लगाएंगे? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर लगाएंगे या नेहरू के हाथ में जो तिरंगा है यह तस्वीर लगाएंगे? इन तस्वीरों में एक तरफ आप भारत के प्रधानमंत्री, अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, इन तस्वीरों में एक तरफ आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट का डीपी देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर हटाकर अब भारत के तिरंगे की तस्वीर लगा दी है, और इसमें एक बिल्कुल सिंपल तस्वीर है भारत के तिरंगे की। और दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के सोशल मीडिया अकाउंट का यह डिस्प्ले पिक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने भी तिरंगा लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तिरंगे की जगह वो तस्वीर लगाई जिसमें जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं। यानी ये दो विचारधाराओं के दो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। तिरंगे को लेकर उन दोनों की क्या सोच है, ये दो तस्वीरें आज आपको बताती हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर दो बड़े नेता जो विरोधी पार्टियों में आते हैं, उनकी क्या सोच है, ये दो तस्वीरें आपको बताती हैं। और भारत का तिरंगा इन दो नेताओं को दूर से कैसा दिखता है, ये दो तस्वीरें आपको बता रही हैं। राहुल गांधी को तिरंगा ऐसा दिखता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू तिरंगे को हाथ में लेकर खड़े हैं, राष्ट्रीय ध्वज को, और नरेंद्र मोदी को तिरंगा वैसा ही दिखता है जैसा उन्होंने अपनी डीपी में लगाया है, जो आपने अभी देखा। कांग्रेस की जो थ्योरी है भारत को लेकर, वो क्या है देखिए। कांग्रेस के लिए आज भी भारत का मतलब है नेहरू प्लस गांधी। तो सवाल यही है कि क्या देश का तिरंगा कांग्रेस को इस फॉर्मूले के जरिए दिखाई देता है? देश को तिरंगे को देखने का जो फॉर्मूला है, देश के तिरंगे को देखने का जो फॉर्मूला है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का, वो फॉर्मूला इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस फॉर्मूले से वो देश को देखते हैं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी राष्ट्रभक्ति का मतलब है परिवार की भक्ति। कांग्रेस नेताओं के लिए आज भी राष्ट्र के लिए सम्मान का मतलब एक खानदान का सम्मान है। और यह सवाल आज हमें इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आज भारत सरकार द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, और यह सिर्फ बीजेपी के सांसदों और बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं थी। इसमें विपक्ष के नेताओं को भी न्योता दिया गया था, सबके लिए थी, क्योंकि तिरंगा भी सबका है, राष्ट्रीय ध्वज भी सबका है। लेकिन इस तिरंगा यात्रा में विपक्ष के नेताओं ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। आज के तिरंगा यात्रा की तस्वीरें हैं। भारत सरकार ने, संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में इस यात्रा का आयोजन किया था। इन तस्वीरों में आपको टू व्हीलर्स पर, मोटरसाइकिलों पर, स्कूटरों पर बीजेपी के सांसद और भारत सरकार के बहुत सारे बीजेपी के मंत्री दिखाई देंगे। लेकिन इस यात्रा में आपको कोई भी विपक्षी सांसद, विपक्षी पार्टियों का सांसद या नेता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तस्वीरें आप देखते जाइए। अब कल्पना कीजिए कि इस तस्वीर में अगर राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर इसी तरह बाइक चलाते हुए नजर आ जाते, तो क्या देशवासियों को अच्छा नहीं लगता? इन्हीं लोगों में अगर एक राहुल गांधी भी होते तो क्या देश के लोग बुरा मान जाते? इन सांसदों के साथ अगर राहुल गांधी भी राष्ट्र ध्वज उठाकर चलते हुए नजर आते, तो क्या उन्हें मिलने वाले वोट कम हो जाते? क्या उनका राजनीतिक कद घट जाता? क्या उनसे सवाल पूछा जाता कि आप इस तिरंगा यात्रा में शामिल क्यों हुए? लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा में नहीं आए। विपक्ष का कोई भी सांसद इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं आया।
क्यों नहीं आया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि तिरंगा यात्रा का यह सरकारी कार्यक्रम बीजेपी का है और तिरंगे के बीच भी फर्क ढूंढने वाली ये कांग्रेस पार्टी ने सरकार के एक कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। अपोजिशन को भी हमने लेटर लिखा, मेल किया, फोन किए। ये देश का कार्यक्रम है, उन सबको सम्मिलित होना चाहिए। विपक्षी पार्टियों के सांसद सर जो आज तिरंगा रैली निकाली गई थी उसमें नहीं गए थे, उस पर सर सवाल उठाया। किसी को नहीं बुलाया गया, बीजेपी की रैली थी। कौन कहता है विपक्षी पार्टी को नहीं मना करती? जब वो केवल बीजेपी की रैली थी तो फिर कौन जाता दूसरा आदमी? उन्होंने कहा मंत्रालय की तरफ से गया था। बिल्कुल गलत बोलते। मंत्रालय के मंत्री यहाँ सब रहते हैं, किसी एमपी से कहा? ऐसा है, किसी भी हिंदुस्तानी को क्या न्योते की दरकार है अपने तिरंगे का सम्मान करने का? ये बात भी सही है। मुझे तो अचंभा इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि आपको मैं पसंद नहीं, लेकिन राष्ट्र के प्रति आप अपनी नापसंदी जाहिर करें, ये कितना लाजमी है। साहब, ये कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा की चुनाव कैंपेन के तहत कहीं ना कहीं विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाजपा अपना चुनावी प्रचार कर रही है और चुनावी बिगुल फूंक रही है। आपको लगता है ये प्रचार की नीति है? बिल्कुल, इसमें तो इनका हर पॉलिसी में प्रचार है। सन 24 दिखाई दे रहा है। हाँ। पर ये झंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर में झंडा आप तिरंगा लगाइए, तो क्या इस तरह से होना चाहिए? उनकी पॉलिसी में तो है नहीं। गवर्नमेंट की जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तो कोई कंपलसरी है नहीं। आपको लगता है कंपलसरी होना चाहिए तिरंगा हर घर में लगाना चाहिए? जैसा नहीं, हर घर में तिरंगे की जरूरत क्या है? हाँ। भाई आदमी अपनी मर्जी से लगाता है, किसी पार्टी में तो उसका झंडा लगाता है। ये तो मुल्क का झंडा है, तो उसमें क्या, मुल्क के ऑफिसों पे लगे झंडा। मुल्क का झंडा पार्टी के झंडे से ज्यादा बड़ा है ना, तो आपके दिल में अगर मुल्क है तो झंडा लगाने में क्या दिक्कत है? झंडा लगाने में तो हमारी मर्जी है कि हम अपने घर अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं। अब मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। आप मुल्क वाले नहीं है? मुल्क वाले हैं, लेकिन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वाले मुल्क वाले नहीं होते? भारत तो उनका भी है, वो नहीं मानते, वो नहीं मानते, हम तो मानते हैं। हम तो उन्हें भी मुल्क का मानते हैं और हम भी मुल्क के हैं। तो आप लगाएंगे तिरंगा कि नहीं लगाएंगे? ना, मैंने इस पर गौर नहीं किया अभी। अब तक हाथ से बना हुआ, बुना हुआ और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत हुआ करती थी। लेकिन अब जो नया बदलाव आया है उसमें मशीन से बना हुआ, पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। यानी यह मशीन से बनेगा और पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी आप फहरा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कम समय में ज्यादा झंडे बनाए जा सकें और पॉलिएस्टर का झंडा सस्ता भी पड़ता है। अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थान में या दफ्तर में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी। लेकिन अब आम लोग, आप सभी लोग अपने दफ्तर पर, निजी संस्थान, संगठन या अपने घर पर दिन और रात कभी भी तिरंगा फहरा सकते हैं। यानी 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा सके और तिरंगा फहराने के जो नियम कानून हैं उन्हें सरल बनाया जा सके ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए अब बेझिझक होकर बाहर जाइए, तिरंगा खरीदिए और अपने घर पर, दफ्तर पर या आप जहां भी रहते हैं, जहां काम करते हैं, शान से तिरंगा लहराइए। जैसे तिरंगा जमीन से छूना नहीं चाहिए। किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से आप ऊंचा रख नहीं सकते। तिरंगे का इस्तेमाल किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता। किसी सामान या इमारत को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किसी कपड़े की तरह नहीं किया जा सकता। जब आप अपने घर पर तिरंगा फहराएं तो इन नियमों का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि राष्ट्र ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है और देश का सम्मान मतलब आपका सम्मान। अब देश हर घर में तिरंगा फहराने के लिए खुद को देशभक्ति की ऊर्जा से चार्ज कर रहा है। चाहे झंडा बनाने वाले लोग हों या फहराने वाले लोग, सबके मन में इस समय तिरंगा ही ट्रेंड कर रहा है। अब सवाल यह है कि ताइवान के मुद्दे पर क्या अमेरिका और चीन के बीच युद्ध होगा? क्या ताइवान दूसरा यूक्रेन बन जाएगा? इसका जवाब आज हम आपको देंगे। इसका दूसरा मतलब यह है कि नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद अब चीन आने वाले दिनों में ताइवान से बदला ले सकता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने ताइवान को के चारों तरफ 6 प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए हैं। यानी अब इन 6 क्षेत्रों में कोई भी यात्री विमान या समुद्री जहाज ताइवान नहीं पहुंच सकता।
चीन ने ताइवान के चारों तरफ अपने J-20 फाइटर जेट्स और अपने युद्ध पोतों की तैनाती भी कर दी है। इसके अलावा चीन ने ताइवान को सबक सिखाने के मकसद से टारगेटेड सैन्य अभियान की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ताइवान पर अमेरिका की नीति क्या है? अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देता है। इस पॉलिसी के तहत चीन यह दावा करता है कि ताइवान पर भी चीन का ही शासन है, यानी चीन और ताइवान एक ही देश है। चीन इस नीति के तहत ताइवान के अलावा हांगकांग और तिब्बत को भी अपना हिस्सा घोषित करता है। इस नीति के तहत अमेरिका ने अब तक ताइवान की बजाय चीन के साथ अपने संबंधों को औपचारिक मान्यता दी हुई है और अमेरिका ने भी इस वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार किया है। उनके विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया है और वो इसी को फॉलो करते आए हैं। अभी तक अमेरिका कहता था कि वो ताइवान और चीन के बीच नहीं आएगा और उन्हें अपने मसले खुद सुलझाने के लिए वो स्वतंत्र होंगे। फिर भी नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का न सिर्फ दौरा किया बल्कि वहां जाकर ऐसे बयान भी दे दिए जो अमेरिका की ताइवान नीति से मेल नहीं खाते। और यही अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है, जिसके तहत वो विवाद खड़ा करके एक तरफ हो जाता है और फिर युद्ध या किसी आक्रामक टकराव की स्थिति का फायदा भी उठाना चाहता है। सजा देने के उसके पास 3 तरीके हैं, जिसमें पहला है सैन्य शक्ति का प्रदर्शन और सेना का इस्तेमाल। दूसरा है साइबर हमले। साइबर हमले चीन ने पहले ही करने शुरू कर दिए हैं। ताइवान के राष्ट्रपति के दफ्तर पर साइबर हमला हुआ है और भी हो सकते हैं। और तीसरा है आर्थिक प्रतिबंध लगाना, जिससे वो चीन की जो ताइवान की जो सप्लाई लाइंस हैं उन्हें काट देगा। अपने सैन्य अभ्यास के जरिए चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन तो कर ही दिया है। ताइवान की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं वस्तुओं के निर्यात से आता है, जिसकी सबसे ज्यादा खपत चीन में होती है। चीन ने मछली पकड़ने वाले 700 से ज्यादा ताइवानी जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कुल मिलाकर चीन ने व्यापार करने वाली ताइवान की 35 बड़ी कंपनियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। चीन ने ताइवान को प्राकृतिक रेत देने से भी इनकार कर दिया है। इससे ताइवान के रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत नुकसान होगा। चीन का यह ट्रिपल अटैक ताइवान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। सेमीकंडक्टर के बाजार में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हिस्सेदारी 56% है। इस मामले में ताइवान का मार्केट शेयर 65% है, यानी दुनिया भर के सेमीकंडक्टर्स में से 65% वहीं पर बनते हैं और पूरी दुनिया में ताइवान नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चीन है और उसके बाद फिर अन्य देश आते हैं। सेमीकंडक्टर्स की सबसे ज्यादा मांग अमेरिका, चीन और ताइवान में है। इन तीनों देशों में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियां इसका जमकर इस्तेमाल करती हैं। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की मांग ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका ही पूरी करते हैं। ऐसे में अगर ताइवान, अमेरिका और चीन युद्ध में उतर गए तो दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की बहुत भारी कमी हो जाएगी और दुनिया पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंसी का सामना करेगी, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। पैटर्न ऑफ लाइफ इंटेलिजेंस को आप सरल हिंदी में किसी की जीवन शैली से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाना भी कह सकते हैं। CIA को करीब 1 साल पहले पता चला कि काबुल में एक मकान में अल जवाहिरी रहता है, ऐसा जानकारी मिली और ऐसा शक था।